नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कल मंगलवार को एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की दिल्ली में एक बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए शरद पवार गुट के नेता प्रशांत जगताप ने बताया कि बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम के कारण हारने वाले सभी एमवीए नेता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को हम सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे और सभी सबूत यानी महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम में हेरफेर को लेकर जो भी सबूत हैं उन्हें अदालत में पेश करेंगे। एनसीपी नेता ने आगे कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को जिताने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुए घोटाले के संबंध में इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सभी दल साथ में कोर्ट में जाएंगे और हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में और घोटाले के खिलाफ फैसला सुनाएगा। अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने कल मंगलवार को कहा कि वह श्रीलंकाई बंदरगाह परियोजना के लिए अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करेगा और अमेरिकी फंडिंग की मांग नहीं करेगा। मंगलवार को देर रात एक्सचेंज फाइलिंग में अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड ने कहा कि परियोजना अगले साल की शुरुआत में चालू होने के लिए तैयार है और कहा कि कंपनी अपनी पूंजी प्रबंधन रणनीति के साथ आंतरिक स्रोतों के माध्यम से चल रही परियोजना को वित्त पोषित करेगी। कंपनी ने बताया कि उसने 2023 के लिए अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम यानी DFC से वित्त पोषण के लिए अपना अनुरोध वापस ले लिया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के ललौली कस्बे में 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण के एक हिस्से को प्रशासन ने मंगलवार को ढहा दिया है। प्रशासन ने दावा किया कि पांदा बहराइच हाईवे को चौड़ा करने के लिए अवैध निर्माण बाधा बन रहा था, इसलिए उसे ढहा दिया गया। वहीं मस्जिद की प्रबंधन समिति के प्रमुख ने दावा किया कि नूरी मस्जिद का निर्माण 1839 में हुआ था और सड़क 1956 में बनी है। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और इसकी सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार पांदा बहराइच हाईवे संख्या 13 के चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग ने मस्जिद के अवैध निर्माण वाले कुछ हिस्से को हटाने का नोटिस दिया था। अधिकारियों ने दावा किया कि मस्जिद प्रबंधन ने नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण को नहीं ढहाया। विभिन्न हिंदू संगठनों और नागरिक समाज समूहों के सदस्यों ने मंगलवार को बांग्लादेश में समुदाय के सदस्यों पर हमलों के खिलाफ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किया, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित विभिन्न संगठनों के सैकड़ों लोगों ने दिल्ली के चाणक्यपुरी में विरोध मार्च निकाला, तो वहीं पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हमलों की निंदा करते हुए लखनऊ में भी इसी तरह की रैली निकाली गई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय तक मार्च निकाला, जबकि जम्मू में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में केंद्र और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की मांग करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सीलमपुर के विधायक अब्दुल रहमान आपका दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि मैं एक ऐसी पार्टी में शामिल हुआ हूं जो हर धर्म, जाति और पंथ को साथ लेकर चलती है। मैं पार्टी में शामिल हुआ हूं और पार्टी द्वारा मुझे दी गई हर जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। कई विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर में अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन किया। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने झोला लेकर प्रदर्शन किया, जिसके एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरबपति गौतम अडानी के कार्टून छपे थे और दूसरी तरफ मोदी अडानी भाई भाई लिखा हुआ था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस, DMK, झारखंड मुक्ति मोर्चा और वामपंथी दलों के सांसदों ने मकर द्वार की सीढ़ियों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को कहा कि राज्य को दुश्मनों से घिरे होने पर भी जीवित रहने के लिए
इसराइल से सीखना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनितपुर जिले में शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शर्मा ने कहा कि असम की सीमाएं कभी भी सुरक्षित नहीं थीं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से हमारी सीमाएं बांग्लादेश, म्यांमार और पश्चिम बंगाल के साथ साझा रही हैं। हम यानी असमिया लोग 12 जिलों में अल्पसंख्यक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में कहा कि भारत और रूस की दोस्ती सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे महासागर से भी गहरी है। दोनों नेताओं ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में अपार संभावनाएं हैं और संयुक्त प्रयास उल्लेखनीय परिणामों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपको बता दें कि सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री एंड्री बेलोसोव के साथ सैन्य और सैन्य सहयोग पर भारत और रूस अंतर सरकारी आयोग के 21वें सत्र की सह अध्यक्षता करने के बाद पुतिन से मुलाकात की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर जानकारी दी कि भारत ने अपने 75 नागरिकों को सीरिया से सुरक्षित बाहर निकाला है। इन 75 लोगों में जम्मू और कश्मीर के 44 ज़ायरीन भी शामिल हैं जो साहिबा जैनाब में फंसे थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सभी भारतीयों को सुरक्षित लेबनान पहुंचाया गया है, जहां से वे कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए भारत आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अभियान को दमिश्क और बेरूत स्थित भारतीय दूतावासों ने भारतीय नागरिकों के अनुरोध और सुरक्षा को लेकर भारत सरकार के आकलन के बाद शुरू किया। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने सीरिया में रह रहे सभी भारतीयों को दमिश्क स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी किया है। आपको बता दें कि बीते हफ्ते सीरिया की तत्कालीन असद सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ था, जिसके बाद बशर अल असद को सीरिया छोड़कर रूस भागना पड़ा। सीरिया में वर्तमान में विद्रोही गुटों का कब्जा है। ऐसे में वहां की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने यह अभियान चलाया है। अमेरिका ने यूक्रेन को $20 अरब का फंड दिया है। इस फंड को अमेरिका ने रूस की जब्त की गई संपत्ति से लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आर्थिक मदद $50 अरब पैकेज का एक हिस्सा है, जिसकी घोषणा G7 समूह के सदस्य देशों ने जून महीने में की थी। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने कहा कि जब्त संपत्तियों से आर्थिक मदद का मतलब है कि रूस को अपने अवैध युद्ध की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने मंगलवार को कहा कि अमेरिका ने $20 अरब की धनराशि विश्व बैंक के फंड में जमा करवाई है, जहां से यूक्रेन को ये फंड मिलेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि बहादुर असद तो पुतिन के पास भाग गए, लेकिन पुतिन कहां भागेंगे। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि इस साल मानवाधिकार दिवस पर सीरियाई जेलों और यातना शिविरों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो दिल को झकझोर देने वाली हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें असद के भागने के बाद खोला गया। कई सालों से यहाँ लोगों को अपमानित किया जा रहा था। इसमें पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। इन्हें पीटा गया, प्रताड़ित किया गया और उनका रेप किया गया। हजारों लोग इस हिंसा की फैक्ट्री से होकर गुजरे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि दशकों से असद की सरकार हिंसा पर निर्भर रही है। पुतिन के समर्थन वाला शासन ऐसा ही दिखता है। हमने अपने क्षेत्र में रूसी आक्रमणकारियों के कब्जे वाले हर स्थान पर इसी तरह की सेल और यातना देने वाले शिविर देखे हैं। उन्होंने कहा कि असद जैसे तानाशाह पुतिन जैसे तानाशाह के बिना जीवित नहीं रह सकते। जेलेंस्की ने दावा किया कि पुतिन असद की हार का बदला लेने की कोशिश करेंगे। इसी कारण हमें ऐसे शासनों का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने और ताकत की आवश्यकता है। इसराइल ने अपने ताज़ा बयान में पुष्टि की है कि उसने सीरिया के नौसेना बेड़े पर हमला किया है। इसराइल का कहना है कि असद सरकार के जाने के बाद वह ये हमले सीरिया की सैन्य ताकत को निष्प्रभावी बनाने के लिए कर रहा है। इसराइली सेना ने एक बयान में कहा कि उसके जहाज़ों ने सोमवार रात को अल कायदा और लताकिया बंदरगाहों पर हमला किया, जहां 15 जहाज खड़े थे। सामने आ रहे वीडियो में देखा गया है कि जहाज़ों और बंदरगाह के कुछ हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इस्राएली सेना ने ये भी कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने सीरिया में 350 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। इस बात की पुष्टि
ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी की है। सीरिया में बशर अल असद को सत्ता से हटाने वाले विद्रोही गुटों की मदद करने में अहम भूमिका निभाने वाले मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। स्थानीय मीडिया द्वारा यह जानकारी दी गई। टीवी पर अपने संबोधन में मोहम्मद अल बशीर ने ऐलान किया कि वो पद पर अगले साल 1 मार्च तक बने रहने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद अल बशीर छोटी कैबिनेट का नेतृत्व करेंगे। ऐसा इसलिए ताकि सार्वजनिक सेवाएं फिर से बहाल हो सके। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।